महाराष्ट्र में कई ओबीसी संगठन है और ओबीसी के नेता है कि जिनके साथ में पिछले 10-15 दिनों के साथ में गुफ्तगू चली है। इस गुफ्तगू में जिन्होंने हिस्सा लिया वो है प्रोफेसर सोमनाथ सोलंकी, रमेश बारस्कर, अविनाश और इम्तियाज नदाफ। इन लोगों ने जो है वो ओबीसी संगठन और नेताओं के साथ में बातचीत की और उस बातचीत में यह नतीजा निकला कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक्टिव रोल उसमें लेना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन परिस्थिति बिगड़ती जा रही है और कई जगह एक दूसरे का ओबीसी और मराठा एक दूसरे का मुंह भी देखने के लिए तैयार नहीं, ऐसी परिस्थिति है। ये फिसलकर दंगों की ओर भी बढ़ सकती है और अगर शांति रखना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने इसमें भूमिका लेनी चाहिए। स्टेट कमेटी की मीटिंग हुई और स्टेट कमेटी के मीटिंग में ओबीसी और नेताओं का जो मांग थी उसको लेके निर्णय लिया गया कि हम लोग ओबीसी आरक्षण बचाव की यात्रा जो है वो शुरुआत करें। 25 तारीख को बंबई के चैत्य भूमि से शुरुआत करेंगे। उसी दिन जो है महात्मा फुले का जो पुराना मकान है, वाड़ा उसको कहते हैं, फुले वाड़ा, वहां पे जाएगी, नमन करेंगी और मुक्काम के लिए कोल्हापुर में जाएंगे। दूसरे दिन 26 तारीख को, ये 26 तारीख सबसे अहम दिन है ऐसा हम लोग मानते हैं कि शाहू महाराज ने 26 जुलाई को ही आरक्षण की पहली घोषणा की थी। उनका जो बड़ा स्टैच्यू है वहां पर नमन करेंगे और यात्रा वहां से शुरुआत होगी। ये यात्रा कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, नांदेड़, परभणी, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुल्ढाणा और जालना होते हुए 7 या 8 तारीख को वो औरंगाबाद पहुंचेगी और वहां उसकी आखिरी दिन होगा, ऐसा हम लोग वहां पर मानते हैं। इस यात्रा का जो मकसद है, जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसको रोकना और साथ ही साथ ये जो अमीर मराठों की जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, या वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, ये सत्ता में रह चुके हैं, कई साल सत्ता में रह चुके हैं, लेकिन कई साल सत्ता में रहने के बाद भी ये जो गरीब मराठा है उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनकी परिस्थिति हर साल बदतर हो गई, ऐसी एक परिस्थिति है। आज जरांगे पाटिल उनका आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। वो अपने भूमिका पर अड़े हुए हैं और ओबीसी के नेता जो है वो अपने भूमिका पे अड़े हुए हैं। जो बीच में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उस ऑल पार्टी मीटिंग में वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से मुख्यमंत्री से हम लोग ने विनती की कि आप जो है जितने भी राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दल को सरकार की ओर से और पर्सनल एक लेटर लिख लीजिए और उसमें उनको विनती कर लीजिए कि ये जो जरांगे पाटिल की जो मांग है कि मराठों को ओबीसी के कोटा में से आरक्षण मिलना चाहिए और दूसरा ये जो सगे सोयरे इनको भी मिलना चाहिए, ये इनकी मांग जो है इन पर इनकी क्या राय है और
इनकी क्या सुझाव है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जो है तो मीटिंग में तय हुआ ये लेटर लिखेंगे और इन पार्टियों की जो राय है वो सरकार के पास आएगी। मैं समझता हूं कि शांति लाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी भूमिका स्पष्ट करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और उसी परिस्थिति को आगे ले जाने के लिए ये हम लोग ने आंदोलन रखा हुआ है। इस आंदोलन की जो मांग है ओबीसी का आरक्षण बचना चाहिए, उसमें किसी का और समाज के लोगों को उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है, जिस तरह एससी एसटी की स्कॉलरशिप है दूसरे राज्यों में स्टेट अपना शेयर देती है, महाराष्ट्र उसको अपना शेयर नहीं देती है, इसलिए वो डबल होना चाहिए और वही फॉर्मूला जो है वो ओबीसी के विद्यार्थियों के भी लागू होना चाहिए। तीसरी मांग जो है वो ये है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एससी एसटी और ओबीसी तीनों को लागू होना चाहिए। चौथी मांग जो है ये जो 55 लाख की जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है, हम लोगों का कहना है कि ये 55 लाख लोगों में से कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमने अर्जी भी नहीं की है लेकिन हमारे नाम से कास्ट सर्टिफिकेट दिया है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जिस जल्दी से सरकार ने किया है इसलिए उन्होंने सही ढंग से उसको जांच नहीं की है, ना वो जांच करना चाहते, इसलिए जो 55 लाख का सर्टिफिकेट इशू किए हैं ये रद्द होना चाहिए। चौथी बात हम लोग जो पब्लिक मीटिंग में कहने वाले हैं वो यही है कि ओबीसी के हाथ में सत्ता दे दो। ये अमीर मराठा गरीब मराठा को सत्ता नहीं देगा। सत्ता में आने के बाद ये जो गरीब मराठा है उसका आंदोलन, उसका आरक्षण की जो थाली है वो अलग से बनाई जाएगी लेकिन स्थायी भाव से होगी, इसका आश्वासन हम लोग जो है वो गरीब मराठाओं को देने जा रहे हैं। गठबंधन को लेकर चर्चा है सर, के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा है। देखिए हम लोग ने पहले भी कहा था कि एमआईएम जो है वो अवसरवादी पार्टी है, उनका मतलब निकल गया। तो उन्होंने जिन ओबीसीओं ने पिछले लोकसभा में जिताने का काम किया और जब ओबीसी का बात आई सत्ता में जाने की तो हाथ खींच के अलग से हो गए। ओबीसी का कहना है कि ऐसे लोगों के साथ में हम लोग ने जाना नहीं चाहिए, मुस्लिम समाज के साथ में सीधा रिश्ता बना लीजिए और मुसलमानों के साथ में बैठ के अपन सत्ते की भागीदारी और हिस्सेदारी करेंगे। ये हमारा पार्टी के अंदर जो ओबीसी है उनका ये राय है, उस राय पर हम लोग चलेंगे। एनसीपी के साथ भी जाने की बात नहीं चल रही। जहां तक अजीत पवार का गठ है वो अभी भी बीजेपी के साथ में है। वो जब तक उस गठबंधन से बाहर नहीं निकलता तब तक गठबंधन की बात नहीं हो सकती। हम लोग इतना ही अजीत पवार को आश्वासन देंगे कि वो अगर बाहर निकलते हैं तो उनकी राजनीति स्टेबलाइज करने में हम लोग मदद करेंगे। शांति के लिए, शांति होना चाहिए इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो एक्सेप्टेबल हूं। दोनों को लगता है कि मैं राजनीति हमेशा नहीं करता हूं, ना दोनों को इस्तेमाल करने की बात मैं कभी करता हूं। इसलिए दोनों का विश्वास है और इसलिए इस विश्वास को रखते हुए हम लोग ने ये यात्रा निकाली है ताकि लोगों के सामने सही बात जाए और सही वक्त पर जाए, ताकि दंगे की जो परिस्थिति है उसको हम लोग कंट्रोल में ला सकें। मैं सरकार की बात नहीं करूंगा लेकिन सरकार के साथ साथ कई राजनीतिक दल है कि उनकी भी मंशा वही है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए।
अरे काय सुटलं? एमआयचे बरेच लोक तुमच्या बरोबर जात आहेत. मी आत्ताच मग सांगितलं ना तुम्हाला की काय म्हणजे आमच्यामधला असणारा जो ओबीसी आहे तो एवढा स्ट्रॉंग आहे की तो असं म्हणतोय की एमआयएमनी आपला वापर करून घेतला. ज्यावेळेस ओबीसीला विधानसभेमध्ये सत्ता देण्याची संधी आली त्यावेळेस 100 जागा मागितल्या आणि एका अर्थाने त्यांनी युती तुटली आणि तोडली. तेव्हा अशा असणाऱ्या संघटनेबरोबर आपण जायचं नाही. जायचं असेल तर आपण सरळ मुस्लिम समाजाशी बसलं पाहिजे, त्यांच्याशी आपण बसलं पाहिजे आणि त्यांच्या बरोबर बसून डायरेक्ट आपण असणाऱ्या सीट शेअरिंगच्या चर्चा करू, पण इतर कुठल्या संघटनेमार्फत नाही. त्यांच्यातली काही लोक तुमच्यासोबत आहेत एमआयएम मध्ये फुटले तुम्हाला असं नाही, माझ्या अंदाजान नाही. मला कोणी भेटलं नाहीये. मग ते जी बसायचं एमआयएम सोबत पण गृहीत करायचं कुठलं? मी आता म्हणाले ना मुस्लिम समाजाबरोबर बसलं पाहिजे. ते आम्ही मुस्लिम मास बरोबर बसणार आहोत. एमआयएम सोबत हे म्हणतो म्हटलं की आमच्यातला असणारा ओबीसी जो आहे तो ठाम नाही म्हणतोय. या सगळ्या परिस्थितीत राजकारण तुम्ही फार अवलोकन जबरदस्त आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा फायदा या विधानसभा निवडणुकीत नेमकं कुणाला होईल असं तुम्हाला वाटतं? मी मगाशी जे म्हणालो की डावा हात हा जर ओबीसीचा आपण धरला तर आगीच आहे. उजवा हात आपण असणारा मराठ्यांचा धरला तर तोही आगीचा आहे. किंवा कुठचा जास्ती जळेल आणि कुठल्या पक्षाचा जळेल, सगळ्याच पक्षाचे जळणार आहे. तो हात कसा असणार? तो आम्ही मुस्लिम समाजाबरोबर कधी करायला तयार आहोत. संभाजीराजे शाहू महाराज दोघांमध्येच वाद लागला. संभाजीराजे त्या ठिकाणी हटवण्याच्या बाजूने, शाहू महाराज म्हणतात की जे घडलं ते अत्यंत दुर्दैवी होतं. मी जे काही संभाजी महाराजांचं आणि शाहू महाराजांचं जे काही दोघांचं ऐकलेलं आहे त्याच्यामध्ये वाद आहे असं मला वाटत नाही. परंतु त्याच्यामधला मी एवढं सांगू शकतो, मला जेवढी माहिती आहे तिथल्या, आणि आमचे जे कार्यकर्ते इम्तियाज नदाफ तिथे गेले होते आणि त्यांच्याबरोबर इतर जी टीम गेली होती, त्यांचा जो रिपोर्ट आलेला आहे तो रिपोर्ट असं म्हणतो की साधक जे आहेत भिडेंचे ते दुपारी घुसले आणि त्यांनी तोडफोड केली. तेव्हा शास्त्राला आम्ही म्हणालो की हे तोडफोड करणारे जे आहेत त्यांच्यावरती तुमची कारवाई झाली पाहिजे. एक दुसरं जे आहे ते गडावरती जे आहेत सगळे ते 90च्या अगोदरचे आहे. म्हणजे 90ला ते असणारं प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट त्या ठिकाणी झालं. त्यांचं हे मॉन्युमेंट सुद्धा प्रोटेक्ट झालं पाहिजे असं म्हणणं आहे, नाही असं नाही. तर त्यांचं एवढंच म्हणणं आहे की आम्ही गरीब आहोत, हे आमच्या पोटपाण्याचं आहे, आम्हाला ऑल्टरनेटिव्ह द्या. आता त्याच्यामध्ये धारकांमार्फत म्हणजे संभाजी भिडे मार्फत राजकारण केल्याचं जातं मस्जिदीच्या विरोधातलं. एक लक्षात घ्या, तुम्ही पेपरवाले ट्रायल करताय, तुम्ही त्या मागणीमध्ये मला एक सांगा. मी तुमच्या उत्तराला देताना मी असं म्हणतो की पूजा भट्टचं जे आहे ते पूजा खेडकर जी आहे तर त्या डॉक्टरनी इश्यू जे केलेलं सर्टिफिकेट आहे त्याच्यावरती कारवाई का मागत नाही? एक भाग. दुसरा भाग त्याच्यामध्ये म्हणजे खेडकर रिटायर्ड आहेत, बरोबर आहे. आता त्यांनी काही घोटाळा केला असेल असं धरून चालू आपण त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये,
तर त्यांच्यावरती कुठली इन्क्वायरी नाही आहे, काही नाही आहे. तिसरं जे आहे त्याच्यामध्ये की तिच्या आईने पोलिसांची वागणूक गैर केली असं असताना सांगितलं जाते सगळं आहे. पोलिसांनी कारवाई करावी. काल तिच्या वडिलांनी सुद्धा प्रेस घेतली आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही जर काही चुका केल्या असतील तर आमच्या विरोधात कारवाई करा ना. प्रेस ट्रायल काय, प्रेस मार्फत ट्रायल काय. आणि आमची सुद्धा म्हणणं आहे चूक असेल तर तुम्ही त्यांना दोषी धरा. त्या ह्याच्यामध्ये आता तिने वेगळं कॅबिन मागितलं आणि रिपोर्ट कधी मागितला, कधी तर 4-5 महिने. रिपोर्ट कधी जातोय. मग तुम्ही असं त्या कलेक्टरला विचारा ना, तू आज का रिपोर्ट पाठवला, 4 महिने अगोदर का नाही पाठवला. त्याच्यामुळे हे आता असणारा सेव्ह माय स्किन. विशालगढ़ वाला जो मामला है वो इजीली बता। जहां तक मैं समझता हूं कि संभाजी राजे और शाहू महाराज दोनों में कोई अखबार वाले जो है दोनों में अंतर है ऐसा बताने लगे हैं. मैं समझता हूं कि दोनों के अंतर नहीं है. दोनों के स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ भी लिया और उसका अध्ययन भी किया है. विशालगढ़ को दोनों भी बचाना चाहते हैं और दोनों का तरीका जो है वो अलग अलग तरीका है. एक बातचीत का तरीका है, दूसरा हाईलाइट करने का तरीका है. लेकिन मैं समझता हूं कि दोपहर के 1 बजे तक वहां पे शांति थी. दोपहर के 1 बजे के बाद जो हम लोग को रिपोर्ट आई है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये जो संभाजी भिड़े है उनकी जो आर्मी है जिसको धारक करके कहते हैं, ये गढ़ पर चले गए और मारपीट करना उन्होंने शुरुआत किया, तोड़फोड़ करना शुरुआत किया. सरकार से हम कहते हैं कि मारपीट और तोड़फोड़ करना आम आदमी का अधिकार नहीं है, ना उसके पास कोई रूल है. इसकी जांच होनी चाहिए. वहां जो रहने वाले हैं ये 1990 से पहले है, वो भी गढ़ को संभाल रहे, ऐसा मैं वहां पर कहूंगा. छोटे मोटे कारोबार है कि जिस पर उनकी जिंदगी चलती है. जो हम लोग को रिपोर्ट मिली है उससे ये उनका भी ये मंशा है कि भैया गढ़ बचना चाहिए, लेकिन उनकी एक मांग है कि हमको हटाने के पहले हमको दूसरी जगह दो ताकि हम लोग अपना गुजारा कर सकें. तो मैं समझता हूँ कि ये इशू इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसको बढ़ाया जा रहा है. ये धार्मिकता लाने के लिए मैं समझता हूँ कि संभाजी भिड़े के धारक जो है इसको इस्तेमाल किया गया है. मुख्यमंत्री से ये कहूँगा कि उनको अगर मदद चाहिए उसमें सेटलमेंट करने के लिए तो वंचित बहुजन आघाड़ी उनको मदद करने के लिए तैयार है. और गढ़ भी बचेगा और वहाँ के लोगों का रोजी रोटी जो है वो भी बच जाए. तरह से बताया जा रहा है कि वो ये विetnam था, ये कुछ ये सच में देखिए ऐसा है कि वो अतिक्रमण पुराना अतिक्रमण है, अभी का अतिक्रमण नहीं है. ये 1990 में जो है इसको नेशनल मॉन्यूमेंट करके अनाउंस किया था, लेकिन ये जो लोग हैं वो 80 के 1990 के पहले के हैं. लेकिन अब जो है वो सियासती राजनीति गरमाने की कुछ बात हो रही है. मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुस्लिम समाज से इतना ही कहूँगा कि वो शांति रखे और जितने आंदोलन की बात कर रहे हैं उनसे पहले कहिए कि वहाँ जाके वो अपनी आंखों से देखे, उनसे बात करे, उनसे परमिशन लेके हम लोग आंदोलन करें क्या और फिर आंदोलन करें.